अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन तो लाजमी दबाएं ताकि बर वक्त मेरा वीलॉग आप तक पहुंच सके। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश किया। उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते के अंदर उभरती हुई सफारती और मुआशी ताकत है और इस दो पहलुओं की वजह से आलमी सरमायाकारी जो उसका इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर बड़ा है। और साथ ही इस रिपोर्ट के अंदर यह बात भी कही गई है कि खलीजी मालिक मशरक वस्ता में पाकिस्तान के इंतहाई फाल मुदब्बराना और दूर अंदेश सफारती किरदार ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की धाक बिठा दी है। मैं दोनों बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी इस बात का अफसोस होता है, वो ये कि या तो हमारे अदादो शुमार जो हैं वो बड़े ही ख़राब हैं जो हम लोकल लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, या ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक ब्लूमबर्ग, इनके अशारिये जो हैं वो बड़े ही ठीक हैं। फॉर एग्जांपल, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया है कि इन सारे मुआशी चैलेंजेस के बावजूद आलमी मालियाती मंडियों के अंदर पाकिस्तान की तमाद जो है वो बड़ा है और उसकी वजह से पाकिस्तानी मीशत जो है वो इस्तेहकाम की राह पे चल पड़ी है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान रुपया जो है फी डॉलर वो 280 के ऊपर मुस्तकम खड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन यहाँ भी ये बनता है कि हम डेली ये बात करते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है, कहीं अमदाद की फार्म में, कहीं कर्जे की फार्म में, कहीं वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा पाकिस्तान भेज रहे हैं, लेकिन रुपया जो है वो 280, 279.5, 279.75, 279.85, 279.95 या 280 रुपये के ऊपर क्यों खड़ा हुआ है? आखिर इसको भी जारी बात है, अगर आपके फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं तो इस रुपये को भी वक्त के साथ मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बार बार हम एक ही बात करते हैं, स्टॉक मार्केट। हाँ जी, ठीक है, स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है इकोनॉमी का, लेकिन स्टॉक मार्केट सारी इकोनॉमी नहीं है। ये कितनी दफ़ा बात ये बता के मैं थक गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग इसके ऊपर अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आइए मैं आपको कुछ चंद एक बातें जो है वो बताऊँ कि ये जो हम इतना उभर रहे हैं मुआशी तौर पर, या हम लोग जनाब क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने जंग के अंदर जो सफारतकारी हमने की उसके जो रिजल्ट्स आए, हमने तो नेक नीति के साथ काम किया। अब आगे अमेरिका और ईरान जो है दोनों, उनको भी, खासकर ईरान को भी ये बात समझनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जो अभी लहर आई है इन्फ्लेशन की इस जंग की वजह से, या हम कितना जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है उसको हम इम्प्रूव कर पाए हैं, थोड़ा सा ये जो ईद मेरी तरफ से आपको गुज़ारिश है, ईद मुबारक गुजर गई है, इसका कंपैरिजन देखिए तो इस दफा एनिमल मार्केट के अंदर गाहक ना होने के बराबर थे। क्यों? 2022 के अंदर देखा जाए तो 1 करोड़ जानवर जो थे उनकी कुर्बानी की गई थी, या जो मवेशी मंडी है उसके अंदर उनकी सेल परचेज हुई थी या खरीदो फरोख्त हुई। और ये 1 करोड़ की जानवरों की जो कुर्बानी थी वो 2026 के अंदर, जो कि ये 2022 में हुई, तो 2026 के अंदर ये 60 लाख तक आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुआशी सूरत इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हर मुसलमान का दिल करता है कुर्बानी देने को। हर मुसलमान का दिल करता है कि मैं बड़ी कुर्बानी दूं, बड़े जानवर लाइक ऊँट हो गया, जैसे वो भैंसा हो गया, या और इस तरह की जो बड़ी कैटेगरी के अंदर जानवर आते हैं। तो अगर मैं छोटा बकरा नहीं दे पा रहा, या कह लें उसको कि लेला पंजाबी जिसे कहते हैं, छतरा जिसे कहते हैं, दोंदा जिसे कहते हैं, वो नहीं कुर्बानी के लिए दे पा रहा, तो कम से कम मैं बड़ी कुर्बानी में हिस्सा ही डाल दूँ। इस दफ़ा चूँकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ, और मैं समझता हूँ बात को, उसके पीछे जारी बात है ये जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं, अमेरिका ईरान इसराइल की जंग जो है उसकी वजह से तेल की कीमतों में इजाफा हुआ बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से इन्फ्लेशन हुआ और उसने पाकिस्तान के अंदर कीमतों को हिट किया। तो उस वजह से 2026 के अंदर डे बाय डे जो कुर्बानी है वो कम हुई, और ये कुर्बानी 2023 में 1 करोड़ से 85 लाख पे आई, फिर यही कुर्बानी 72 लाख पे हुई, फिर यह कुर्बानी 2025 के अंदर 65 लाख पे हुई, और 2026 में ये 60 लाख पे आ गई। तो अगर इन्फ्लेशन या जो हम उभरती मैशत की बात कर रहे हैं ये सूरत इस तरह रही, तो शायद अगले साल कुर्बानी की तादाद जो है इससे भी कम हो जाए। साथ साथ अब ये देखें कि हम ये बात करते हैं कि मैशत जो है वो राइट ट्रैक पे आ गई है। हम एक जरी मुल्क हैं, और ये बताते हुए हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हम एक जरी मुल्क हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जिसने 3.40 अरब डॉलर का पाम ऑयल दरामद किया है। और ये जो रिकॉर्ड है वो ये हमें बताता है कि जरी मुल्क और 37 अफराद के ज़राअत से वाबस्ता होने के बावजूद, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, मकामी सतह पर सिर्फ 15% खुर्दनी तेल तैयार किया जाता है, बाकी सारे का सारा जो है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। और ये जो मैंने आपको बताया है बिल, ये 2020-21 के मुकाबले में दुगना बिल है। 3.40 अरब डॉलर का जो पाम ऑयल हमने दरामद किया है। कौमें क्या करती हैं कि अपना जो रिसेंट उनका नंबर है उसको मद्देनजर रख के वो आने वाले वक्त में फोरकास्ट करते हैं, कोशिश करते हैं हमारी डिपेंडेंसी कम हो, लेकिन पाकिस्तान के मामले में चीजें उलट हो रही हैं। तो क्या मेरा ये कहना ठीक नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां इकोनॉमिक्स काम
नहीं करती। रिपोर्ट के अंदर ये बात भी कही गई है, खुर्दीन तेल की पैदावार में इजाफे के लिए हमें चाहिए गन्ना जो है उसको काश्त करने की बजाय हम कनोला काश्त करें, सूरजमुखी जो है उसकी काश्त की तरफ हमें तवज्जो दें। उससे ही पहले ये सारी काश्त की बात तब होगी ना जब आप जमीन जो है वो काबिल काश्त छोड़ेंगे। शहर से बाहर निकलें, आपको बेहंगम हाउसिंग सोसाइटीज मिलेंगी, कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है। और बड़ी मजे की बात, जो जरखेज जमीन है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। गैर आबाद जमीनें जो हैं वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाए, उनको आबाद किया जाए, जो बाद में जो समझ आती है कि जरखेज जमीनें हमने संभाल के रखी हैं क्योंकि इससे हमने ज़राअत के जो हमारे टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। एटलीस्ट हम एक ज़री मुल्क हैं तो अशियाए खुर्द-ओ-नोश जो है हम मुल्क के अंदर से ही हम पूरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम गंदम दरामद कर रहे हैं, हम पाम ऑयल दरामद कर रहे हैं, हम चाय दरामद कर रहे हैं, हम चावल दरामद कर रहे हैं, हम जनाब बोला दालें और पता नहीं बहुत सारी ऐसी ज़री अजनास जिसका मुझे इस वीला के अंदर मैं जिक्र ना कर पाऊँ वो भी हम दरामद कर रहे हैं। लेकिन कहने को हम एक ज़री मुल्क हैं। साथ साथ जनाब चूँकि पाकिस्तान एक उभरती मैशत है तो देखा जाए तो पिछले 4 माह के अंदर तकरीबन पाकिस्तान के अंदर से 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क चले गए हैं और ये रजिस्टर्ड डेटा है। अब इलीगल तरीकों से कितने गए हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। अच्छा, अब ये देखा जाए तो ये 2.5 लाख लोग तकरीबन सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स, कतर, ये इनकी सबसे बड़ी मंजिलें हैं। और थोड़ा सा और इसको डिसएग्रीगेट किया जाए तो 1,36,488 पाकिस्तानी जो उन्होंने सऊदीया का रुख किया है। मजमूई तौर पर 52,500 पाकिस्तानी जो है वो दुबई गए हैं। और इसी तरह कतर के लिए 25,500, बहरीन के लिए 300, 10,129 पाकिस्तानी गए हैं, जबकि तुर्किया के लिए 3,000, बरतानिया के लिए 1,100, अमेरिका में भी कुछ गई है, 100 की तादाद है। 850 पाकिस्तानी चाइना गए हैं, 1286 पाकिस्तानी यूनान गए हैं, 1283 इराक गए हैं, 577 पाकिस्तानी जापान मुंतकिल हुए हैं। इसी तरह ग्रीनलैंड, तंजानिया, तुर्कमानिस्तान और मगरबी अफ्रीका के लिए किसी पाकिस्तानी की रवानगी रिकॉर्ड नहीं हुई। सारी बातें यहाँ कितने रोजगार के मौके हैं नहीं है, तो इसी शायद लोग वहाँ उधर गए भी नहीं है। तो ये जो पिछले 4 माह के दौरान लोग 2.5 लाख लोग गए हैं, उनमें 1078 डॉक्टर्स हैं, 2000 इंजीनियर्स हैं, 419 नर्सेज हैं और 1650 अकाउंटेंट्स शामिल हैं। और इन 1.5 लाख मजदूरों में 45,000 से ज्यादा ड्राइवर्स हैं, 9,500 कुक्स हैं, 1235 इलेक्ट्रीशियंस हैं, 818 मैकेनिक्स जिसे कहते हैं और 550 कंप्यूटर माहिरीन शामिल है। अब ये देखें, इतना बड़ा जो स्किल्ड फोर्स है वो अगर आपका बाहर चला जाता है तो मुल्क के अंदर क्या सूरत है। तो कल को अगर हमें जरूरत होगी तो फिर हम इन लोगों को वापस बुलाने के लिए क्या करेंगे। तो बेहतर ये ना कोई बहरान पैदा हो तो उससे पहले ही मुल्क के अंदर जो सूरत है उसको देखा जाए। मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को समझने के लिए उनके ग्रास रूट तक जाना चाहिए और ग्रास रूट्स के ऊपर जाके फिर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको हमें इस तरह मोल्ड करना चाहिए कि ये जो हमारा वर्क फोर्स है ये बाहर ना जा पाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन अफराद को मुल्क के अंदर ही इस तरह का माहौल देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो बढ़ानी चाहिए, इकोनॉमी की कैपेसिटी के ऊपर हमें काम करना चाहिए ताकि कोई बंदा बाहर जाने के बारे में ना सोचे। बिलीव मी, जो लोग बाहर काम करते हैं वो बड़ा अपने मुल्क को मिस करते हैं। और ये शायद ये जो मिस करना है इसकी सोशल कास्ट शायद कोई पैमाना बना होता तो कोई बंदा मेजर कर पाता और ये इमेजरेबल है। इसी तरह हम देखा जाए पिछले चंद हफ्तों में बड़ा शोर उठा, यूएई ने हमसे 3 अरब डॉलर मांगे तो हमने उनके मुंह के ऊपर दे मारे। अरे भाई, या वो कर्जा देना था आपने उनका, वो आप उनके मुंह के ऊपर दे के मारे हैं या उनके कदमों में फेंके या उनकी झोली में देखो कर्जा था, वो कर्जा आपने दे दिया। लेकिन उसके ऊपर जनाब गवर्नमेंट के तर्जमान थे, उन्होंने इतना शोर किया कि मैं हैरान परेशान था कि शायद पता नहीं पाकिस्तान में आज यूएई का कर्जा वापस करने के अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने खूब क्रेडिट कमाया। लेकिन पिछले 10 माह के दौरान जब गवर्नमेंट ने 11 अरब डॉलर कर्जा लिया उसके ऊपर कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। कोई गवर्नमेंट का तर्जमान ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट ने ये काम अच्छा नहीं किया या हमें कर्जा नहीं लेना चाहिए था या हमें जो हमारे अदर सोर्सेज हैं उससे हमें काम चलाना चाहिए या हमें अपने गैर ज़रूरी अखराजात जो उनको कम करना चाहिए ताकि हम कर्ज कम से कम ले सकें। लेकिन जो 3 अरब, वो भी सऊदीया ने आपसे कहा कि ठीक है जी, हम आपके अकाउंट में स्टेट बैंक में हम 3 अरब डॉलर और आपके जमा करवाते हैं या उनको रोल ओवर कर देते हैं, जो भी सिचुएशन थी। तो हमने जब शोरगुल शुरू कर दिया कि जी हमने बड़ा काम किया है। तो ये जो 11 अरब डॉलर आपने लिया है, जारी बात है अगर इसकी डिटेल में जाऊंगा तो वीला का टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसका क्रेडिट जो है ये किसके खाते में जाता है या ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है। हाल तो हर पाकिस्तानी बच्चा जो भी पैदा भी नहीं हो रहा वो भी मकरूज हुआ बैठा है। और ये जो उभरती मैशत है उसके अंदर आप देखिए किस हद तक जो है वो काम हो रहा है रियल सेंस में। फिर आप देखें कि हमारे जारी बात IMF से हमने कर्जे की जो किस्त बजट से, बजट तो बिल्कुल सर के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका किसी वक्त भी अनाउंस हो सकता है डेट का कि जी फलां डेट को बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। तो इसके ऊपर भी रहते हुए मुज़ाकरात जो है विद होल्डिंग टैक्स में कमी के लिए IMF से शुरू हो गए। लेकिन साथ साथ ये देखा जाए तो बिजली और गैस का
विदेशी कर्जा 5.1 खरब रुपए तक पहुंच चुका है और पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है वो जनाबे वाला 137.56 अरब डॉलर की सतह तक पहुंच गया है। तो मुझे बताएं इसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसको क्रेडिट लेना चाहिए। बस एक ही बात की जाए, जैसे कराची के अंदर बात हो रही, कराची जो है इसके हालात जो हैं वो एक साल में ऐसे नहीं हुए, तो हमें तो 17 साल हुए या 15 साल हुए गवर्नमेंट के अंदर आए हुए, तो कराची तो पहले से खराब था, बात मान ली आप। इसी तरह पीटीआई गवर्नमेंट जो थी वो भी ये कहती थी कि ये पिछले 30-32 साल से मुल्क के हालात ऐसे हैं, बात मान ली आपकी। अब ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी उसने मुल्क के हालात खराब कर लिए, ये भी बात मान ली। और मुझे ये बताइए कि आप पिछले 3 साल से या 2.5 साल से या 2 साल से गवर्नमेंट के अंदर हैं और काम कर रहे हैं, आपने कौन सा एक ऐसा सेक्टर जो है उसके अंदर इस्लाहात ला के उस सेक्टर की परफॉर्मेंस आपने ठीक की है। और पिछले 15 साल से कराची में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, इन 15 सालों में कौन सा एक ऐसा काम है जो पीपल्स पार्टी ये कहे कि हम इसका सेहरा जो अपने सर रखें, क्योंकि इस एक प्रोजेक्ट की कामयाबी के पीछे हमारी प्लानिंग थी, हमारी मेहनत थी, कुछ भी ऐसा नहीं है। सारी ब्लेम गेम जो है वो चल रही है। तो क्या जो उभरती मेशतें होती हैं उनके अंदर ब्लेम गेम होती है या वाकई रियल सेंस में काम होता है, इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।